अब देखो, कल हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, किसी रिंग के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, कोई करंट की रिंग अगर रिंग हो, है ना, जिसके अंदर करंट फ्लो कर रही हो, तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा। किसी करंट कैरिंग रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया था हम लोगों ने, और वो निकला था B इक्वल्स टू म्यू नॉट Ni अपॉन 2r, म्यू नॉट Ni अपॉन 2r, ये निकला था। इसके अंदर म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड नंबर ऑफ टर्न्स है, कॉइल के अंदर कितने टर्न हो गया, I करंट है, R रेडियस, अपन इसके न्यूमेरिकल भी कर लिए थे, आगे बढ़ रहे हैं। अब मान लो कॉइल जो है वो पूरी नहीं है, केवल सर्कुलर आर्क है, जैसे ये कॉइल थी पूरी की पूरी, ये कॉइल थी, ये सर्कुलर कॉइल थी, लेकिन ये कॉइल मान लो पूरी नहीं है, ये कॉइल में इतनी है, ये जो ऊपर दिख रही है नीचे नहीं है कुछ भी, ये कुछ भी नहीं है नीचे, और कॉइल जो है वो इतनी है जितनी आपको दिख रही है यहाँ पे, ये कॉइल है और ये इसका सेंटर है। तो अब हम लोग, और इसको हम लोग सर्कुलर आर्क बोल देंगे, तो फिर आपका जो वायर है वो क्यों इतना ही है, और ये करंट चल रही है इसके अंदर आई, और ये जो कॉइल है ये मान लेते हैं सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है, सब तो दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा। ये जो यहाँ से लेके आते हैं ये जो आर्क है, ये सर्कुलर आर्क, ये सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है, एंगल सबटेंड कर रहा है, दिस एंगल इज अल्फा, ये अल्फा एंगल है। तो अपने को इस आर्क के कारण, ये जो करंट कैरिंग आर्क है, आर्क सर्कुलर है नो डाउट, तो इस आर्क के कारण अपने को यहाँ पर क्या निकालना है, अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो अपना टारगेट है आज का मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग, करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क एट सेंटर ऑफ द आर्क। आर्क के सेंटर पर हम लोग क्या निकालना है, इस आर्क के सेंटर पर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एंड लेंथ ऑफ दिस आर्क इज L। मान लेते हैं यहाँ से लेके आते हैं इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी है, L है। यहाँ से लेके आते हैं इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ मान लेते हैं हम लोग L, ये जो दिख रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इंफॉर्मेशन देते हैं इसकी लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क इज L, रेडियस अपन R मान लेते हैं, ये रेडियस हम लोगों ने R मान ली, रेडियस ऑफ एंड रेडियस ऑफ आर्क इज स्मॉल आर, ये रेडियस मान ली, और इसमें करंट मान लेते हैं हम लोग I, एंड करंट थ्रू आर्क इज I, ये करंट हम लोगों ने मान ली I, ये मान लिया, और ये सेंटर पे एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, आर्क सबटेंडिंग, आर मेकिंग, या आर की जगह अपन बोले एंड्स ऑफ आर्क, एंड्स ऑफ आर्क, एंड्स ऑफ आर्क मेकिंग एंगल एट सेंटर, सेंटर पे कितना एंगल बना रहे हैं, ये बना रहे हैं अल्फा। तो ये हमारी सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। तो अब हम लोग लगा देते हैं बायो सावर्ट लॉ। बायो सावर्ट लॉ क्या कहता है, बायो सावर्ट लॉ कहता है कि इसको कोई छोटा सा एलिमेंट ले लो, तो ये ले लिया साहब मैंने एलिमेंट, ये एलिमेंट ले लिया मैंने, ये लिया मैंने छोटा सा एलिमेंट, ये छोटा सा एलिमेंट ले लिया, इस एलिमेंट का नाम रखा मैंने डीएल। जब इसमें करंट जाएगी तो ये बन जाएगा करंट एलिमेंट, और करंट एलिमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा ऐसे, कल जैसा ही बिल्कुल करंट एलिमेंट का डायरेक्शन ऐसे। फिर मैं यहाँ से आर निकालूंगा तो आर होगा ये यार हो जाएगा, यार हो जाएगा, और यहाँ पर ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों हो जाएगा 90, क्योंकि किसी भी सर्कल के ऊपर अगर हम लोग टेंजेंट खींचते हैं और उसका रेडियस, टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल ये जो है 90 बनता है, तो अपन ये जो करंट कैरिंग एलिमेंट है आइडियल वेक्टर, ये जो करंट कैरिंग एलिमेंट है आइडियल वेक्टर, इसकी वजह से सेंटर पे स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं हम लोग। तो अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ, according to Bio Savart law, magnetic field BP at the center of R due to current carrying element, due to current carrying element आइडियल वेक्टर। इस आइडियल वेक्टर की वजह से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा,
मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये अपना वायरोसॉमर होगा, बट थीटा कितना है 90 और थीटा 90 है तो sin 90 कितना हो जाएगा, sin 90 हो जाएगा 1। तो ये तो 1 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लो इसका एक बार या फिर देखो इसको, कुछ सेकंड स्टे करो पेज पे, एक बार रीडिंग कर डालो फटाफट और देखो ये डन है क्या। अब देखो आगे बढ़ रहे हैं। अब ये इतने से हिस्से की वजह से यहाँ पर आया dB, तो अगर हम लोग इसको फुल लेंथ के लिए इंटीग्रेशन कर दें, इसको फुल लेंथ के लिए इंटीग्रेशन कर दें तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड को अपन B बोल देते हैं एट द सेंटर ऑफ द आर्क। तो ऐसे ही छोटे छोटे मैग्नेटिक फील्ड, ये जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB है, इनका इंटीग्रेशन कर दो सेंटर ऑफ द आर्क, तो आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा इस पूरे आर्क की वजह से। तो B आर्क की वजह से कितना हो जाएगा, पूरे आर्क की वजह से इंटीग्रेशन कर दो सभी स्मॉल dBs का, dB की वैल्यू डाल दो, dB की वैल्यू ये 0.4 पाई आईडीएल थीटा तो 90 हो गया अपॉन r स्क्वायर, पे आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल sin 90 अपॉन r स्क्वायर। या अगर कांस्टेंट्स को बाहर ले लो, sin 90 तो 1 हो ही जाएगा, तो ये आ जाएगा br इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बाहर आ गया i बाहर आ गया, r स्क्वायर बाहर आ गया और इंटीग्रेशन में बच गया dl और sin 90 1 हो गया। अब dl का इंटीग्रेशन क्या होगा, पूरी लेंथ कितनी बताई मैंने इसकी l, तो इंटीग्रेशन dl हो जाएगा, बट इंटीग्रेशन dl हो जाएगा l, क्योंकि टोटल लेंथ उसकी l है, तो ये l यहाँ पे भरे अपन, तो ये अपना फाइनल डेरिवेशन हो जाएगा। ये फाइनल फॉर्मूला आ गया। तो r की वजह से होता है br, ये होता है म्यू नॉट il अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। तो ये तो अगर लेंथ दी हुई तब तो ये इस्तेमाल करना, लेकिन जनरली लेंथ नहीं दी जाती, ये एंगल दिया जाता है अल्फा की, ये आर्क कितना एंगल सबटेंड कर रहा है अल्फा, तो इस अल्फा के टर्म में चेंज कर लेते हैं हम लोग इसको। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं आल्सो बी आर्क इक्वल्स टू म्यू नॉट आई और ये 4 पाई आर और यहां लिख देता हूं मैं एल बाई आर। अब ये एल बाई आर क्या हो जाएगा, एल तो है आर्क लेंथ और आर है रेडियस, और रेडियस अपॉन आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है एंगल, तो बट एल बाई आर क्या हो जाएगा, बट एल बाई आर ये है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है एंगल, तो ये हो जाएगा एल्फा। तो यहाँ एल्फा रखें तो ये फॉर्मूला आ जाएगा एल्फा के फॉर्म में, बी आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एल्फा अपॉन 4 पाई आर, ये हो जाएगा। तो दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला, ये फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा आर्क पर, आर्क के सेंटर पर ये आ जाएगा। ये है, तो देखो इसको फाइनल आ गया, ये दोनों ही फॉर्मेट याद रखना है, ये लेंथ के फॉर्मेट में, ये अल्फा के फॉर्मेट में। रीडिंग करो उसकी। प्रियांशु लेट हो गए आप। काफी वेट भी किया मैंने आपका। तो ये हम लोगों ने निकाला एक सर्कुलर आर्क के सेंटर पर। सर्कुलर आर्क क्या है, यहां से लेके यहां तक ये सर्कुलर आर्क है, मतलब पूरे सर्कल का हिस्सा, कल पूरे सर्कल का निकाला था रिंग का, आज ये रिंग का एक हिस्सा है इतना सा, लेंथ इसकी एल है, करंट इसमें आई जा रही है और सेंटर भी एंगल कितना बना रहा है, एंगल बना रहा है अल्फा,
तो वही हम लोगों ने बायो सॉवर्ट लॉ का इस्तेमाल करके वही डीवी की वैल्यू रखी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, थीटा वही 90 हो गया, इंटीग्रेशन किया dl का इस छोटे से हिस्से के लिए निकाला है, इस छोटे से हिस्से का यहाँ पे निकाला dv, और टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेशन dl करेंगे तो वो l आ जाएगा, क्योंकि टोटल आर्क लेंथ l है, तो ये आ गया म्यू नॉट il अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, और इसको ऐसे ब्रेक कर दिया हम लोगों ने 4 पाई r स्क्वायर को 4 पाई r मल्टीप्लाइड बाय r, और l बाय r को हम लोगों ने क्या लिख लिया, l बाय r होता है आर्क अपॉन रेडियस, ये होता है एंगल अल्फा, तो ये अल्फा के फॉर्म में है। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका कॉपी में नोट करने के लिए, या अगर नोट कर रहे हो तो नोट कर दिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ रहे हैं। अब सपोज करो ये जो आर्क लेंथ है क्वार्टर सर्कल के फॉर्म में हो, अगर ये जो आर्क है ये क्वार्टर सर्कल के फॉर्म में हो, तो क्वार्टर सर्कल सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, एक सर्कल का चौथा हिस्सा सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, क्वार्टर सर्कल का मतलब 1/4 पार्ट, तो कितना एंगल बनाता है 90, सेमी सर्कल कितना एंगल बनाता है 180। भाई देखो अगर पूरा, अगर एक क्वार्टर सर्कल है, एक क्वार्टर सर्कल है तो सर्कल का केवल 1/4 हिस्सा, जैसे ये मैं x एक्सिस और y एक्सिस ना, ये क्वार्टर सर्कल है, एक सर्कल का 1/4 हिस्सा, एंगल कितना बनेगा सेंटर पे 90। अगर ये सेमी सर्कल हो गया तो एंगल कितना बन जाएगा 180, ये पूरा एंगल 180 होगा, और अगर ये 3/4 हो गया तो एंगल कितना बनेगा 270, और अगर एक पूरा रिंग बन गया तो एंगल कितना बनेगा 360 एंगल होगा। तो अगर इस जो हमारा आर के लिए क्वार्टर सर्कल हो, तो केस नंबर 1 देखो, केस नंबर 1, इफ आर केस क्वार्टर सर्कुलर, कम से कम अबव 50 फार्मूला है इसके अंदर, अबव 50 फार्मूला, हर एक केस एक फार्मूला है, बहुत सारे फार्मूले, बहुत सारे डेरिवेशन है, चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बस ये है कि आप पेशेंस से और पेस के साथ में पढ़ो इसको, है ना, और साथ के साथ मतलब इसको लर्न करते चलो, याद करते चलो, डेरिवेशन कॉपी में लिखो, एक दो बार रफ में लिखो उसको, तो यह आ जाएगा क्वार्टर सर्कुलर की वजह से बी क्वार्टर सर्कुलर। तो क्वार्टर सर्कुलर के लिए अल्फा कितना हो जाएगा 90, 90 को लिख देते हैं हम लोग π/2, 90 को π/2 भी लिखा जाता है, 90 को लिख दिया हमने π/2। तो क्वार्टर ये रहा फार्मूला हमारा, आर का म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई आर, तो म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई आर, अल्फा की वैल्यू जो उठा के रख दो यहाँ पे, यहाँ रख देंगे तो आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और अल्फा की वैल्यू दी हम लोगों ने π/2, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, और 2 4 से कितना हो जाएगा 8, तो क्वार्टर सर्कल की वजह से हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन कितना हो जाएगा 8 आर, ध्यान रखना ये म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर। अगर ये सेमी सर्कल के फॉर्म में हो, केस नंबर 2 देखो, तो सेमी सर्कल के लिए अल्फा कितना बन जाएगा पाई, केस नंबर 2 देखो, इफ आर केस सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर है तो अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा 180, 180 का मतलब पाई, तो देखो सेमी सर्कल के लिए बी सेमी सर्कुलर, एससी का मतलब सेमी सर्कुलर, और ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन कितना 4 पाई आर, अल्फा की वैल्यू कभी यहां रख दो, यहां रख देंगे तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई पाई अपॉन 4 पाई आर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा ये, और सेमी सर्कुलर के लिए आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। ऐसे अगर पूरा सर्कल हो, फुल सर्कल, तो फिर वो कल वाला फॉर्मूला आ जाना चाहिए, आ जाएगा। अगर फुल सर्कल है, इफ केस नंबर 3, इफ आर इज ए फुल सर्कुलर रिंग, फुल सर्कुलर रिंग है तो अल्फा देखो कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा 2 पाई, क्योंकि सेमी सर्कल पाई का बना है तो फुल सर्कल कितने का बनेगा 2 पाई का, अल्फा की जगह तो बी, वही सेक्टर पे देखो कितना आ जाएगा, कल वाला फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई आर, अल्फा की जगह आपको ये रखना है, तो आ जाएगा म्यू नॉट आई 2 पाई अपॉन 4 पाई आर, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार, और ये कल वाला ही फॉर्मूला आ जाएगा, सेंटर पे म्यू नॉट आई अपॉन
2r, तभी ये निकाला था हम लोगों ने। तो ये इसका मतलब हमारा ये आर्क का जो है वो सही निकला है, बिल्कुल आर्क का हमारा बिल्कुल सही निकला है। और ये जो है ये क्या हो गया, ये म्यू नॉट आई अपॉन 2r सेंटर पे। तो देखो इसको स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, या जो भी आप लोग कर रहे हो, और बताओ मुझे क्लियर है क्या ये? एक बार रीडिंग करो, पेज पे स्टे करो कुछ सेकंड्स के लिए, 20-30 सेकंड में पढ़ लोगे आप इसको, और बताओ मुझे क्लियर है क्या सारे केसेस इसके, और आर्क के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। तो सारे फॉर्मूले यही है, क्वार्टर सर्कल का म्यू नॉट आई अपॉन 8r, दो क्वार्टर सर्कल मिलकर सेमी सर्कल बना देंगे, तो म्यू नॉट आई अपॉन 8r प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 8r ये बन जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r, ये वाला। फिर दो सेमी सर्कल मिलकर फुल सर्कल बना देंगे, तो ऐसे दो ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। क्लियर है ये? बताओ मुझे मैसेज करके। बाकी बच्चे, कुछ का मैसेज आ गया? क्लियर है क्या बच्चों? बाकी मैसेज आ गए, चलो डन है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोगों ने निकाला है सेमी सर्कल का। स्क्रीनशॉट ले लो उसका। अब देखो, अब हम लोग निकाल रहे हैं, अगर कोई सर्कुलर कॉइल है, तो सर्कुलर कॉइल अगर इस बोर्ड के परपेंडिकुलर रखी हुई है, मतलब आधी इस बोर्ड के बाहर आधी इस बोर्ड के अंदर, और सेंटर उसका बोर्ड पे है, तो उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा? जैसे मान लो ये सर्कुलर कॉइल है, इसमें से करंट जा रही है, करंट जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, तो इसकी ये एक्सिस चल रही है, ये एक्सिस है, ये एक्सिस जो इसके सेंटर से पास हो रही है, तो इसकी एक्सिस पर कहीं पे भी हम एक पॉइंट ले लें, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा वो कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो देखो कैसे होगा कैलकुलेशन, अपन निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, हमारा टारगेट है मैग्नेटिक फील्ड एट दी एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। कोई एक पॉइंट ले लेंगे इसके एक्सिस पर और वहां निकालेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड। मतलब हमने कॉइल के सेंटर पे निकाल लिया, कॉइल को एक टुकड़े में तोड़ के निकाल लिया, ये आर्क की वजह से कितना होगा। अब हम लोग निकाल रहे हैं उसकी एक्सिस पर। डायग्राम पे ध्यान देना जरा। जैसे मान लेते हैं ये हमारी कॉइल है, कॉइल तो सर्कुलर है, फिर मैंने इसको अंडे जैसी क्यों बनाई है, ऐसे है ओवल शेप में क्यों बनाई है? ओवल शेप में इसलिए बनाई है क्योंकि ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर, बोर्ड के परपेंडिकुलर रखी हुई है। आधी कॉइल बोर्ड के अंदर है, मतलब उस साइड में, आधी कॉइल इस साइड में अपनी तरफ, और जो सेंटर है वो बोर्ड के ऊपर लाई कर रहा है। मतलब
जैसे अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाऊं तो एक आधा पोर्शन अंदर की तरफ है, जैसे ये मान लो ये वाला पोर्शन अंदर की तरफ है और ये वाला पोर्शन जो है ये बाहर की तरफ, ये इसका सेंटर है। रेडियस अपन उसकी मान लेते हैं आर, तो दिस इज रेडियस, कैपिटल आर मान लेते हैं रेडियस, ये रेडियस है कैपिटल आर, तो ये भी रेडियस होगी, दिस इज सेंटर, और ये चल रही है इसकी एक्सिस, ये एक्सिस चल रही है। एक्सिस इधर भी हो सकती है, आप इधर भी निकाल सकते हो, पर इधर निकालेंगे, अपने पास में जगह इधर है तो यहाँ निकालेंगे। और इसमें करंट फ्लो कर रही है ऐसे आई करंट फ्लो कर रही है कैसे, है ना, यहाँ से अंदर घुसेगी करंट, फिर इसमें से उधर से पीछे से घूम के वापस बाहर निकलेगी, यहाँ से ऐसे घूम रही है करंट, ऐसे घूम रही है ना। अब यहाँ पर निकालना अपने को मैग्नेटिक फील्ड, मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ये डिस्टेंस एक्स पर, इस जगह अपने को निकालना है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पी पॉइंट पर, है ना। तो अपने पास में इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन है रेडियस ऑफ द कॉइल, रेडियस ऑफ कॉइल, कॉइल का रेडियस है कैपिटल आर, पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन कि करंट कितनी है कॉइल में, करंट इन कॉइल, कॉइल में करंट है आई, और अपने को सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और मैग्नेटिक फील्ड का पता करना है हम लोग को, वी हैव टू फाइंड वेक्टर बी एट पी व्हिच इज एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सेंटर, सेंटर से ये एक्स डिस्टेंस पर है, यहाँ निकालना है। तो इसके लिए वही बायो सावर्ट लॉ यूज करेंगे हम लोग। बायो सावर्ट लॉ ये कहता है कि सबसे पहले आप एक छोटा एलिमेंट ले लो, तो यहाँ ले लिया अपन एक छोटा एलिमेंट इस जगह, बिल्कुल यहाँ पर, है ना, कि इस जगह लिया एक छोटा एलिमेंट, और ये एलिमेंट करंट लेके आएगा, तो करंट यहाँ से बाहर निकल रही होगी, क्योंकि यहाँ से कोई बाहर की तरफ आ रही है आपकी तरफ, तो यहाँ से बाहर निकल रही होगी, तो यहाँ पे जो आइडियल वेक्टर है ये हो जाएगा आउटवर्ड, आइडियल वेक्टर हो जाएगा आउटवर्ड, यानी डॉट हो जाएगा। ये आइडियल वेक्टर ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, बोर्ड से बाहर की तरफ निकलेगा आपकी तरफ, क्यों, क्योंकि करंट यहाँ से ये जो कॉइल है ये बाहर की तरफ लेकर आ रही करंट, तो यहाँ टेंजेंट डालोगे तो ये आइडियल वेक्टर ऐसे निकलेगा। और अगर एक एलिमेंट यहाँ पे भी ले लें अपन, तो यहाँ पे आइडियल वेक्टर, क्योंकि यहाँ से कॉइल अंदर घुस रही है, इस वाले पॉइंट से कॉइल अंदर घुस रही है, तो यहाँ पर जो आइडियल वेक्टर आएगा वो आइडियल वेक्टर आएगा, वो आएगा क्रॉस, क्रॉस, क्योंकि जो अंदर की तरफ जाएगी टेंजेंट। अब इस डिस्टेंस को मान लेते हैं अपन स्मॉल आर, क्योंकि बायो सावर्ट बोलते हैं कि जिस पॉइंट पे निकालना वहां पर पोजीशन वेक्टर बना दो, और ये डिस्टेंस हो जाएगा स्मॉल आर, ये डिस्टेंस स्मॉल आर हो जाएगा। नो डाउट ये डिस्टेंस भी क्या होगा, ये डिस्टेंस भी स्मॉल आर ही होगा। और इस स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी, इस स्मॉल आर की वैल्यू होगी, ये आर है ये एक्स है, तो इस स्मॉल आर की वैल्यू होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज है ये स्ट्राइकल का, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये स्मॉल आर की वैल्यू होगी, या भी अपन इसको स्मॉल आर ही लिख देते हैं, बाद में इसकी वैल्यू डाल देंगे। यहाँ लिख देता हूं मैं स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, स्मॉल आर की वैल्यू है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये स्मॉल आर की वैल्यू है, ध्यान रखना। तो ये स्मॉल आर हो गया। अब अपन इसकी वजह से यहाँ पर बी निकालते हैं, इसकी वजह से यहाँ बी निकालते हैं, तो बी निकालने के लिए ये स्मॉल आर हो गया, और आइडियल वेक्टर, आइडियल वेक्टर और आर के बीच में ये जो एंगल है ये कितना बन गया, यहाँ थीटा बन जाएगा 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये तो बोर्ड पे है, ये आइडियल वेक्टर बोर्ड के परपेंडिकुलर आपकी तरफ आ रहा है, तो ये बोर्ड पे है, ये बोर्ड के परपेंडिकुलर, तो एंगल थीटा कितना बन गया 90 डिग्री। यहाँ पर भी थीटा कितना बन जाएगा, यहाँ पर भी थीटा आइडियल वेक्टर और उसके बीच में बन जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ आप आर की वजह से कैलकुलेट कर रहे हो, तो अपन निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB due to current carrying element due to current element ideal vector at point P पॉइंट पर निकाल रहे हैं हम लोग, और वो कितना हो जाएगा dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई VSL, बायो सावर्ट लॉ के हिसाब से निकाल रहे हैं हम लोग, आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, लेकिन थीटा हो जाएगा 90 और sin 90 हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आइडियल अपॉन आर स्क्वायर, ये आ जाएगा, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब अपन इस डीवी का डायरेक्शन देखते हैं। डायरेक्शन मैंने आपको बताया था राइट हैंडेड थंब रूल से, जिस पॉइंट पर निकालना उस पॉइंट की तरफ उंगलियां फेंको, करंट को इस अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखो और इनको मोड़ दो, इनको मोड़ दो तो ये जो कर्ल्ड फिंगर है ये बी का डायरेक्शन बताएगी। तो देखो यहाँ पे आइडियल वेक्टर बाहर आ रहा है और अगर अपन ऐसे उंगलियां फेंके तो ये उंगलियां ऐसे मुड़ेगी, तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या आएगा, इस जगह डायरेक्शन आएगा डीबी का ऐसे, इसके परपेंडिकुलर ऐसे डायरेक्शन आएगा डीबी का। और अगर इसकी वजह से निकाले तो यहाँ पर डायरेक्शन ऐसे आएगा, है ना, तो ये जो डायरेक्शन है ये डीबी का ऐसे आएगा। ध्यान रखना ये डीबी का डायरेक्शन है, ये थोड़ा सा कट गया है। अब अगर अपन इस डीबी को कंपोनेंट में रिजॉल्व करें, जैसे डीबी को कंपोनेंट में रिजॉल्व करें तो मान लेते हैं ये एंगल है, सपोज करो अल्फा, तो ये वाला एंगल फाइव मान लेते हैं, ये एंगल है फाइव, तो ये एंगल भी फाइव होगा क्योंकि दोनों ट्रायंगल सेम है। और यहाँ पर अगर अपन एक परपेंडिकुलर लाइन खींचे, ध्यान से देखना, यहाँ से अपन एक परपेंडिकुलर लाइन खींचे तो ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल बनेगा 90 माइनस 5, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन खींची ना अपन ने, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इन दोनों का टोटल सम कितना होना चाहिए 90, तो ये 5 है तो ये 90 माइनस 5 बचेगा। अच्छा ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर है क्योंकि ये बिल्कुल परपेंडिकुलर जाती है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर है तो ये 90 माइनस 5 है तो ये कितना होगा, ये होगा 5, ताकि इन दोनों का सम 90 हो जाए और इन दोनों का सम 90 हो जाए, ऐसा होगा। और ऐसा कैसा सिचुएशन इसमें भी होगी, इसको हटा देता हूँ मैं, ये डिस्टर्ब करेगा, इसको केवल एक्स को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये एक्स को मैंने केवल यहाँ लिख दिया, है ना। ऐसे ही अगर मैं इसको भी देखूं तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, ये वाला एंगल भी फाइव होगा। अब इस डीबी के मैं कंपोनेंट करूं तो डीबी का इधर कंपोनेंट आएगा डीबी cos फाइव और डीबी का इधर कंपोनेंट आएगा डीबी sin फाइव। ऐसे ही इस डीबी का इधर कंपोनेंट आएगा डीबी cos फाइव और इस डीबी का इधर कंपोनेंट आएगा डीबी sin फाइव। ये दोनों डीबी cos फाइव क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ये दोनों डीबी फाइव cos फाइव क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अपन इसको हटा देते हैं, ये मैंने हटा दिया इसको, है ना, वो डायग्राम को डिस्टर्ब कर रहा था। अब इसे डीबी का इधर कंपोनेंट डीबी sin फाइव, डीबी का इधर कंपोनेंट डीबी cos फाइव, डीबी का इधर कंपोनेंट डीबी cos फाइव, डीबी का इधर कंपोनेंट डीबी sin फाइव। जिसको कंपोनेंट देने नहीं आते वो समझो, जिधर एंगल होता है उधर तो आता है cos कंपोनेंट, एंगल के दूसरी तरफ आता है sin कंपोनेंट, जिधर एंगल होता है उधर तो आता है cos कंपोनेंट, एंगल के दूसरी तरफ आता है sin कंपोनेंट। अब ये जो दोनों डीबी cos फाइव ये तो हो जाएंगे कैंसिल और डीबी sin फाइव हो जाएंगे ऐड, है ना, तो दोनों डीबी sin फाइव को ऐड कर देंगे। अच्छा ऐसे ही क्या होगा, ये तो अभी हम लोगों ने केवल इन दोनों एलिमेंट पे काम किया है ना, इसलिए दो डीबी sin फाइव आए। फिर हम लोग फिर दो एलिमेंट पकड़ेंगे, फिर दो डीबी sin फाइव आ जाएंगे, फिर दो एलिमेंट पकड़ेंगे, फिर दो एलिमेंट पकड़ेंगे, तो एलिमेंट 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 पकड़ते हुए यहाँ पे बहुत सारे डीबी sin फाइव इकट्ठे हो जाएंगे, है ना, और हर बार डीबी cos फाइव कैंसिल होते जाएंगे। तो अगर मैं डीबी sin फाइव का इंटीग्रेशन कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो मुझे डीबी sin फाइव का इंटीग्रेशन करना है और डीबी की वैल्यू मैं यहाँ से डाल दूंगा और sin फाइव की वैल्यू मैं इस ट्राइंगल से डाल दूंगा। तो एक बार देखो इसको, रीडिंग करो इसकी, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे कैलकुलेट करते हैं और बताओ मुझे क्लियर है क्या। वही बायो सावर्ट लॉ से हो रहा है सारा काम।
हो गया बच्चों? दो एलिमेंट लिए हम लोगों ने, एक साथ दो एलिमेंट पे काम किया है। एक एलिमेंट लिया है यहाँ पर, एक एलिमेंट लिया है यहाँ पर। इस वाले एलिमेंट ने ये मैग्नेटिक फील्ड बनाया, इस वाले एलिमेंट ने ये मैग्नेटिक फील्ड बनाया। इन दोनों को कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया और यहाँ हम लोगों ने बायो सावर्ट लॉ लगाया। एट ए टाइम दो एलिमेंट पे काम कर रहे हैं हम लोग। चलो आगे बढ़ रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो बस अपने को क्या होना है, हर बार दो दो एलिमेंट लेंगे पर एवरी टाइम dv cos phi will be cancel out and there will appear 2 dv sin phi। यहाँ पे 2 dv sin phi अपीयर होंगे हर बार दो एलिमेंट देंगे डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे। ये दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे दिए, फिर दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे, फिर दो हर बार यहाँ पे dv cos phi कैंसिल होंगे और dv sin phi का होंगे अपीयर होंगे। तो हम लोगों को क्या कर देना है, dv sin phi का इंटीग्रेशन कर देना है, तो हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, dv cos phi will cancel each other क्योंकि इक्वल और ऑपोजिट है, एंड if we add all dv sin phi we will get total magnetic field, we will get total magnetic field। तो अपने को इस dv sin phi को क्या करना है, ऐड करना है। तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो एक्सिस पर कितना आ जाएगा, b एक्सिस पर आ जाएगा इंटीग्रेशन dv sin phi। अब dv की वैल्यू इक्वेशन 1 से डाल दो, पुट वैल्यू ऑफ dv बाय 1। ये 1 से ये वैल्यू उठा के 0.4 पाई आईडीएल अपॉन आर स्क्वायर को यहां डाल देते हैं। तो ये डाली हम लोगों ने b एक्सिस इंटीग्रेशन u0/4 पाई आइडियल sin थीटा तो 1 हो गया था r स्क्वायर और ये sin phi। sin phi की वैल्यू इस ट्रायंगल से देखो, sin phi की वैल्यू हो जाएगी कितना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज r बाय स्मॉल r, कैपिटल R बाय स्मॉल r, sin phi इक्वल टू जाएगा कैपिटल R बाय स्मॉल r, इससे आया बाय ट्रायंगल हैश, ये जो हैश ट्रायंगल बनाया अपन ने उससे आया। तो sin phi की वैल्यू भी डालना, तो ये हो जाएगा b एक्सिस पर कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन का सिंबल u0/4 पाई आईडीएल अपॉन स्मॉल r स्क्वायर और ये आ जाएगा r बाई स्मॉल r। क्या गया, ये r स्क्वायर और r मिलके मिल जाएगा r क्यूब। तो ये डायग्राम हटा रहा हूं मैं ताकि कैलकुलेशन कर पाए अपन। और ध्यान रखना स्मॉल r की वैल्यू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा r क्यूब, ये कैपिटल R, तो ये आ जाएगा b एक्सिस इंटीग्रेशन u0/4 पाई i dl कैपिटल R अपॉन r क्यूब। कांस्टेंट को बाहर दे दो, केवल dl अंदर रह जाएगा। तो ये u0 बाहर आ गया, i बाहर आ गया, कैपिटल R बाहर आ गया, 4 पाई स्मॉल r क्यूब बाहर आ गया और अंदर रह गया केवल dl। अब dl क्या था, उस पूरी रिंग के ऊपर एक छोटा सा हिस्सा, और अगर इंटीग्रेशन dl करें तो dl मिलके इसकी पूरी सर्कमफेरेंस आ जाएगी। तो पूरी सर्कमफेरेंस आएगी तो इंटीग्रेशन dl क्या होगा, बट इंटीग्रेशन dl इक्वल टू 2 पाई कैपिटल R, कॉइल का पूरा सर्कमफेरेंस। ये उठा के यहां रख दो, यहां रख देंगे तो b एक्सिस पर आ जाएगा म्यू नॉट आई आर
अपॉन 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर, मल्टीप्लाई कर लो, आर की वैल्यू ये डाल देंगे लास्ट में, अभी तो हटा रहा हूं, तो ये आ जाएगा बी एक्सिस म्यू नॉट, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 4 कैंसिल हो गया 2 बार, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब, क्यूब था ये, सॉरी स्क्वायर लिख दिया मैंने गलती से, ये हो गया क्यूब। अब अपन पुट कर देते हैं इसके अंदर, पुट आर इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आर की वैल्यू थी स्मॉल आर की, तो यहाँ रखे, तो ये हाफ पावर है, ऑलरेडी यहाँ पे 3 पावर मौजूद है, तो ये टोटल पावर हो जाएगी 3/2, हाफ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3/2। तो फाइनल डेरिवेशन ये है, फाइनल फार्मूला बी एक्सिस पर कितना आएगा, यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, ये फार्मूला है, ये फार्मूला आएगा एक्सिस पर। तो देखेंगे जरा इसको, नजर मारो, नजर मारो, कैलकुलेशन समझ में आई क्या, बताओ मुझे। जल्दी से पढ़ के स्क्रीनशॉट लो, डन करो मुझे। प्रियांशु का मैसेज आ गया, गुड प्रियांशु, समझ में आ रहा है। प्रियांशु लेक्चर देखा आपने, मैंने बोला था कि मैग्नेटिज्म के दोनों लेक्चर देख लेना, नहीं देखे हैं तो कल संडे है, आज सैटरडे है, आज रात को देख सकते हैं अपन, कल देख सकते हैं। प्लीज बी श्योर कि वो देखें अपन। तो ओवरऑल स्क्रीनशॉट शॉट ले लो, मिटा रहा हूं मैं। तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आया B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, ये मैग्नेटिक फील्ड आया, वो ये है फॉर 1 टर्न। मान लेते हैं कॉइल में अगर n टर्न, कॉइल में अगर n टर्न है तो ये फार्मूला n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी एक्सिस पर फार्मूला आ जाएगा
म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, ये आ जाएगा एंड फ्रंट व्यू। अगर देखो आप x इक्वल टू 0 रखते हो तो वापस वही सेंटर वाला फॉर्मूला आ जाएगा, क्योंकि x 0 रखोगे तो वो एक्सिस से पॉइंट सेंटर पे आ जाएगा। भाई x क्या माना आपने, x आपने ये माना है, ये आपकी कॉइल है, ये इसका रेडियस आर्म, और आपने इस जगह मैग्नेटिक फील्ड निकाला है, इस जगह मैग्नेटिक फील्ड निकाला है b एक्सिस। करंट इसमें I चल रही है, ये का लिया। अगर ये x 0 हो जाए तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, तो फिर सेंटर वाला फॉर्मूला आ जाएगा फिर से, तो आ जाएगा। अगर x 0 रख दें हम लोग, if x equal to 0, point P comes at center, तो रखो इसमें x 0, तो देखो ये रखा अपने b x is equal to म्यू नॉट n I r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर होल पावर 3/2। ये तो 0 है, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट n I r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, r स्क्वायर से r क्यूब कट जाएगा। भाई ये तो 0 हो गया, ये r स्क्वायर की पावर 3/2 करोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये r क्यूब आ जाएगा नीचे, फिर r स्क्वायर से r क्यूब कट जाएगा, और ये क्या आ जाएगा म्यू नॉट n I अपॉन 2r। तो वही सेंटर वाला फार्मूला आ गया जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में निकाला था कल में, और ये वही सेंटर वाला फार्मूला गया। इसका मतलब ये फार्मूला हमारा सही निकला है, हमने इससे सेंटर वाला फार्मूला भी निकाल दिया। तो ये निकाला हम लोगों ने एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है ये? दो बहुत बढ़िया बढ़िया डेरिवेशन कर लिए हम लोगों ने लंबे। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हो गया आज का काम, डन करो, मुझे बताओ क्लियर है क्या? स्क्रीनशॉट लेके सभी बच्चों के, कोई भी परेशानी आए तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लिया करो। यूट्यूब पे आपने वो सब्सक्राइब कर दिया होगा चैनल, तो वहां अवेलेबल रहेंगे। हर एक दिन बाद में अपलोड कर देता हूँ, ये कल अपलोड हो जाएगा। तो चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, नाइस वीकेंड। परसों मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।